साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस 2023 प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स प्लस मेंस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी पांचवी टेस्ट सीरीज़ है और पांचवी टेस्ट सीरीज़ का ये जो है दूसरा पार्ट है। तो हमने 35 तक के प्रश्न देख लिए थे, आज 36 से लेके 70 तक के प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 35 प्रश्न इसमें शामिल किए जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के अलावा हमारी जो है यूपीएससी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो विज़न आईएएस की है, ठीक है। अगर आप वो भी देखेंगे तो लाभ होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को बिना देरी करते हुए। फटाफट सारे प्रश्नों को करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझ के, ठीक है, डिटेल्स के साथ। इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें हम, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ अगर कोई है तो वो है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख क्यों बड़ा है? क्योंकि लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 69,146 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए लद्दाख सबसे बड़ा है। अब देखिए, जब हमको इस तरह की चीज़ें पता होती हैं कि क्षेत्रफल किसका ज़्यादा बड़ा है, तो अब ऑप्शन में पहला तो गलत हो गया, लद्दाख पहले नंबर पे नहीं है इसमें। फिर चंडीगढ़ भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? लद्दाख पहले नंबर पे, ऑप्शन सी सही है, डी भी गलत है, ठीक है। लेकिन हमको क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक। अगर देखा जाए तो लद्दाख पहले नंबर पे होना चाहिए, लेकिन बढ़ते क्रम में लगाना है। मतलब यहाँ लद्दाख पहले नंबर पे तो आ सकता है, लेकिन फिर वो घटता क्रम हो जाएगा। तो सबसे कम किसका क्षेत्रफल है, पहले वो हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे कम क्षेत्रफल हमारा किसका है? तो सबसे कम इसमें हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे कम चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चंडीगढ़ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो सबसे कम पूछा है तो बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड में ऐसा ही होता है। तो हमारे दो निकल गए, ए और सी, सीधे सीधे बचे दो। चंडीगढ़ के बाद उससे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका हो सकता है? अंडमान निकोबार का या दिल्ली का? तो हमारा हो सकता है जो है अंडमान निकोबार का कि दिल्ली का, दोनों में से किसका हो सकता है? तो हमारा दिल्ली का क्षेत्रफल जो है वो अंडमान निकोबार से कम है, ठीक है, अंडमान निकोबार का ज़्यादा है। तो दिल्ली का हमारा क्षेत्रफल है, जो दिल्ली का क्षेत्रफल है 1484 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1484 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ अंडमान दिया है, यहाँ दिल्ली दी हुई, तो दिल्ली चंडीगढ़ से ज़्यादा दिल्ली, दिल्ली से ज़्यादा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का कितना है? तो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और लद्दाख का कितना मैंने बताया? तो लद्दाख का मैंने बताया था 69,146 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इस तरह डी सही हो जाएगा। तो हमारा 36 का ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख है और सबसे कम जो है चंडीगढ़ है। वैसे अगर पूछा जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो 32 किलोमीटर स्क्वायर में है। सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर में कौन सा है? लक्षद्वीप है। याद रखिएगा, अगर कभी पूछ लिया जाए इंटरव्यू में भी, अगर पूछ ले कि सबसे कम क्षेत्रफल किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो है लक्षद्वीप का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो पता ही होगा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने भारत में? 8 हैं, जानते ही होंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं वो भी जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए कौन कौन से हैं।
तो हैं लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार, दिल्ली, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव एक ही साथ है। ठीक है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक, फिर पांडिचेरी, पांडिचेरी जिसे पुदुचेरी कहते हैं, फिर चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है देखना है। 37 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं। बिल्कुल सही है, शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या दिया हुआ है, कुल जनजाति जनसंख्या का आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। दूसरा कथन हमारा गलत है, पूछा सही नहीं है ना, तो दूसरा ही कथन सही नहीं है। फिर है, जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप की प्रमुख जनजाति है, तो ये भी सही है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा बी गलत है। अब थोड़ा जान लीजिए जनसंख्या के बारे में, अगर क्वेश्चन जान ही रहे हैं जनजातियों के बारे में, तो भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनजातियां हैं। ठीक है, इनकी सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। कौन सा समूह, भील समूह सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, गोंड जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में देश की कुल जनजाति जनसंख्या का 11.9%, ठीक है, ना कि आधे से अधिक, तो दूसरा गलत है। कितना है, कुल जनजाति का आधे से अधिक ना होके जो है 11.9% उत्तर भारत में निवास करता है। ठीक, इसलिए कथन भी गलत है। जारवा जो जनजाति है, ये जारवा जनजाति अंडमान निकोबार, अंडमान एवं मध्य अंडमान में निवास करती है। ठीक है, जारवा भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। ठीक है, फिर उसके बाद टोडा जनजाति है, तो टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र नीलगिरी का क्षेत्र है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है। ठीक है, बहुपति मतलब समझ रहे हैं, एक स्त्री के कई पति हो सकते थे। ठीक है, एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं, तो टोडा जनजाति में ही बहुपति विवाह है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में बहुपति विवाह जो है होता है, तो होती है टोडा जनजाति। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है निम्नलिखित में से है। तो एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गंगा की जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है, तो उसमें से कौन सी है, तो वो होती है गोमती। गोमती नदी का उद्गम जानते ही हैं, गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल है, फुलहर झील जिसे कहते हैं, जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में यह जो है नदी उद्गम होता है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र मैदान है। ठीक है, अब बाकी थोड़ा थोड़ा बाकी जो नदियां दी हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। रामगंगा जो नदी है, रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधा तोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलान से होता है। कहाँ से होता है, उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधा तोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलान से होता है। ठीक, उसके बाद और थोड़ा जान लीजिए, रामगंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित कालागढ़ में मैदानों में प्रवेश करती है तथा कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी में कहाँ मिलती है, कन्नौज में। उसके बाद अब बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी की अगर बात करें तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलकर पटना के पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। ठीक, उसके बाद बेतवा की अगर हम बात करें तो बेतवा नदी का
मध्य प्रदेश के विंध्य श्रृंखला पर्वत से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। यह गंगा की सहायक नदी न होकर यमुना की सहायक है। तो बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो ऐसे कौन से हैं जहां कोयला उत्पादन ज़्यादा होता है? तो वो हैं हमारे सबसे बड़े, सॉरी हम 45 पे पहुंच गए, यहाँ 39 पे आना था। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, एक सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो हमारा सुमेलित है, देखिए लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील जान लीजिए महाराष्ट्र में है। ये वही झील है जो क्रेटर से बनी है, मतलब जो अंतरिक्ष का क्रेटर गिरा था उससे ये झील का निर्माण हो गया, लोनार झील। तो ये महाराष्ट्र में है। फिर नक्की झील जो है वो राजस्थान में है, ना कि गुजरात में। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। फिर सूरजकुंड झील, अगर सूरजकुंड झील की बात करें तो सूरजकुंड उत्तराखंड में नहीं है बल्कि हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। सूरजकुंड झील हरियाणा में है। और हमीरसर झील गुजरात में है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। सही पूछा है, देख लीजिए। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, सूरजकुंड झील हरियाणा में और हमीरसर झील गुजरात में है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? तो ऐसा कौन सा भाग है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है? तो ये होती है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऑप्शन ए और सी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, जान लीजिए शीतकाल में वर्षा कैसे होती है। भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदानों तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक, उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीतकाल में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से पंजाब में गेहूं की खेती करने वाले किसानों को अत्यधिक लाभ मिलता है। दक्षिण पूर्वी भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है। कभी कभी यह वर्षा तमिलनाडु व केरल में बाढ़ का कारण बन जाती है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ जलाशय दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो भद्रा जलाशय हमारा किस राज्य में है? तो भद्रा जलाशय हमारा है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है भवानी सागर जलाशय कहाँ है? तो भवानी सागर जलाशय हमारा है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर गांधी सागर जलाशय कहाँ है? तो गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद राणा प्रताप सागर है राजस्थान में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 4 2 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो है केरल। केरल में जो है रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल ही है, जानते ही हैं। केरल का रबर उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सा लगभग 75.70% है। 70%। ठीक है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। तमिलनाडु रबर का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा, असम, मेघालय द्वारा भी काफ़ी मात्रा में रबड़ का उत्पादन किया जाता है, जिसमें त्रिपुरा अग्रणी है। ठीक है, अगला है भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करता है? तो जो ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शनों में मध्य प्रदेश सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है मसालों के उत्पादन में सबसे अधिक है। कितना करता है? लगभग 12 लाख टन। कितना? 12 लाख टन। एग्जैक्ट अगर बताऊं तो 11.91 लाख टन। ठीक है, और राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे पे आता है गुजरात, चौथे पे आंध्र प्रदेश, फिर पांचवे पे तेलंगाना। ठीक है, मसालों के उत्पादन में पूछ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित है? तो क्रांतियां दी गई हैं और उससे संबंधित क्षेत्र हैं। ठीक है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति संबंधित है उद्यान कृषि से। किससे? उद्यान कृषि से। तो ऑप्शन ए हमारा सुमेलित है। लाल क्रांति हमारा जो है सुमेलित है मांस उत्पादन से, ना कि प्याज उत्पादन से। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। लाल क्रांति किससे है? मांस और टमाटर उत्पादन से, ना कि प्याज उत्पादन से। ठीक है, फिर उसके बाद गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन से, ना कि टमाटर उत्पादन से। तो लाल क्रांति हो जाएगा टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन, और गुलाबी क्रांति है हमारा प्याज उत्पादन। फिर उसके बाद दिया है काली क्रांति। तो काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन, ना कि काली मिर्च उत्पादन। ठीक है, काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम उत्पादन। ठीक है, काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। तो और भी क्रांतियां हैं, जैसे गोल क्रांति आलू से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। याद रखिएगा, क्रांतियों से भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है प्रश्न हमारा, भारत के दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो भारत के दो प्रमुख अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ जो है 158.4 मिलियन टन उत्पादन करता है, और उड़ीसा करता है 154.15 मिलियन टन। ठीक है, तो ये दोनों अग्रणी है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद आता है मध्य प्रदेश का नंबर, फिर झारखंड का नंबर, और अंत में तेलंगाना का नंबर आता है, जो कि लगभग 90 मिलियन टन उत्पादन करता है कोयले का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, घटते हुए क्रम का मतलब सबसे कम किसकी लंबाई है। ठीक है, वैसे तो जानते हैं गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है समुद्र से। तो अब जो ये राज्य दिए गए हैं इनमें से हमें चुनना है। तो भारत तट रेखा की कुल लंबाई, अगर तट रेखा की कुल लंबाई देखी जाए भारत की, तो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारतीय तट रेखा की लंबाई। भारत के 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है 5,422.6 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 है। कितना? 2,094 किलोमीटर। ठीक, तो इसमें से सबसे ज़्यादा अगर पूछ रहा है तो घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश की लंबाई सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 973.7 किलोमीटर। फिर है तमिलनाडु की 906.9 किलोमीटर। फिर उसके बाद है उड़ीसा की, उड़ीसा कितनी है? 476.4 किलोमीटर। फिर है पश्चिम बंगाल की 157.5 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक है? तो गोंडवाना शैल में जो कोयला पाया जाता है, उसमें किस तरह के जो है कोयले का भंडार है? तो गोंडवाना क्षेत्र में कोयला किस तरह का है? तो वो है बिटुमिनस टाइप का। किसका? बिटुमिनस प्रकार का। भारत में कोयला मुख्यतः दो क्षेत्रों में पाया जाता है, एक तो है गोंडवाना क्षेत्र, दूसरा है तृतीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, ठीक है। इसमें राख की मात्रा कम तथा तापोत्पादक शक्ति अधिक होती है। तापोत्पादक शक्ति का अधिक होना मतलब क्या हो गया कि मतलब राख कम बचती है जब जलता है, और ताप गर्मी सबसे ज्यादा पैदा करता है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का होता है। जबकि जो है तृतीय कल्प का कोयला निम्न किस्म का होता है। गंधक की प्रचुरता होने के कारण इसे उद्योगों में प्रयोग करना कठिन होता है, ठीक है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक टिन जो है उत्पादन करता है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य है, ठीक। भारत में टिन का भंडार सीमित है, ये तो जानते ही हैं। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तथा टिन का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियां छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित हैं। टिन अयस्क को कैसीटराइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो जान लीजिए, कैसीटराइट नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको? तो टिन को, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सूची को मिलाना है। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ राज्य और क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है। तो सिंगरौली जो कोयला है क्षेत्र है, ये सोन नदी घाटी पे है। कहाँ है? सोन नदी घाटी। तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ए का 4 किस किस में है? पहले और डी में है, तो बी और सी हमारा कट गया, ठीक है। अब सिंगरौली सोन नदी घाटी में विस्तृत कोयला क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तृत है। यहाँ पर कोयले का प्रमाणित भंडार 7,416 मिलियन टन तथा कुल भंडार 15,883 मिलियन टन है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है झरिया। तो झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। कहाँ है? झारखंड के धनबाद जिले में, ठीक है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। यहाँ पर कोयले का प्रमाणित भंडार 15,128 मिलियन टन तथा कुल भंडार 19,430 मिलियन टन है, ठीक है। अब आता है सिंगरैनी कोयला। सिंगरैनी जो है कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो सिंगरैनी कोयला क्षेत्र जो है गोदावरी घाटी में स्थित है, यानी तेलंगाना में, ठीक है। अब आता है कोरबा का। तो कोरबा जानते ही हैं, कोरबा है छत्तीसगढ़ में। तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हंसदेव नदी बेसिन में, ठीक है, जानते ही हैं, हंसदेव बेसिन नदी क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर कोयले का प्रमाणित भंडार 5,651 मिलियन टन तथा कुल भंडार 11,756 मिलियन टन है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। सिर्फ दूसरे में दो था, तो ऑप्शन इस हिसाब से हमारा सी है। सिंगरौली कहाँ है? सोन पे है। फिर उसके बाद झरिया कहाँ है? झरिया है झारखंड में। फिर उसके बाद सिंगरैनी है गोदावरी घाटी पे। फिर कोरबा है छत्तीसगढ़ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है। तो भारतीय भूभाग में सर्वाधिक
मिट्टी किस तरह की पाई जाती है? तो भारतीय भूभाग में सबसे ज़्यादा कछारी मिट्टी पाई जाती है, जान लीजिए। कौन सी? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को और क्या कहते हैं? तो कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। कछारी मिट्टी देश के 40% भूभाग के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मलबा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है, ठीक है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों तक फैली हुई है, ठीक है। लाल मिट्टी भारत में लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है, ठीक है। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, ठीक है। अब बात हो रही है कछारी मिट्टी की है। अब काली मिट्टी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, इसका निर्माण दरारी उद्भेदन से निकलने वाला लावा पदार्थों के जमाव से हुआ है। यह भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है। इसका जो है सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्राइब के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। यह मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी है एवं विख्यात है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगुर के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद बात होती है बलुई मिट्टी की। तो बलुई मिट्टी जो है नदियों के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी है। इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। यह मृदा खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वाधिक मिट्टी कछारी मिट्टी पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो हमारा जो है पहला कथन कहता है इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। दूसरा है द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया है। तीसरा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना है, ठीक है। तो हमारा पहला कथन है क्या कि इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो पहला ही कथन गलत है। द्वितीय हरित क्रांति में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया था, ठीक है। इसे सदाबहार जो है हरित क्रांति कहा गया, ठीक है। प्रथम हरित क्रांति से भिन्न जो फसलें हुई, ठीक है, भिन्न द्वितीय हरित क्रांति में सभी फसलों एवं कृषि उत्पादों को शामिल किया गया, ठीक है। सभी फसलों के साथ साथ कृषि उत्पादों को भी शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा द्वितीय हरित क्रांति में। उसके बाद है द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना है। तो तीसरा भी हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। भारत में जो पश्चिमी तट हैं उनकी तुलना में पूर्वी तट पर धान का उत्पादन अधिक होता है। तो क्यों होता है ये जानना जरूरी है। तो ये कथन था हमारा, और फिर कारण कहता है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ठीक। अब पूछा है कथन कारण कौन सा सही है, गलत है, ठीक है, यही सब पूछा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए, भारत का पश्चिमी तट जो है वो पूर्वी तट की तुलना में संकीर्ण है, पहले तो ये जान लीजिए, ठीक। और पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने में कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा होता है,
अतः कथन ऐसा ही है। ठीक है, कथन तो सही हो गया। अब कारण है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट जो है, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो कारण हमारा गलत है। तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। भारत में शाक भाजी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 99 में 1999 में वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR की स्थापना की गई। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, पूछा है कौन सुमेलित है। ठीक है, तो एक ही सुमेलित है। तो गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में है। बिल्कुल, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में है, सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड हमारा जो है कहाँ है? मुंबई में नहीं, बल्कि कहाँ है हिंदुस्तान शिपयार्ड? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में है। फिर मझगांव शिपयार्ड, तो मझगांव शिपयार्ड हमारा जो है कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और फिर अंत में आता है कोचीन शिपयार्ड। तो कोचीन शिपयार्ड हमारा कहाँ है? ये है केरल में। कहाँ? केरल में। तो ऑप्शन हमारा इस तरह ए सही हो जाएगा। गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में, हिंदुस्तान रीच शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, कोचीन शिपयार्ड केरला में और मझगांव शिपयार्ड जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सागौन पूछा है, सागौन। तो सागौन कहाँ पाए जाते हैं? तो सागौन जो है पाए जाते हैं मध्य भारत में। कहाँ? मध्य भारत में। सागौन वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि शामिल है। ठीक है, फिर देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो देवदार वृक्ष जो है पश्चिमी हिमालय में। कहाँ पे? पश्चिमी हिमालय में। देवदार वृक्ष कहाँ? पश्चिमी हिमालय में 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ठीक है, तो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर सुंदरी है। सुंदरी पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा के ज्वारीय वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा से संबंध है इसका। और शिनकोवा हिमालय की तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, शिनकोवा कहाँ पाए जाते हैं? वृक्ष वो हिमालय के तराई क्षेत्रों में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? देखिए, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? अब ऑप्शन देखिए, इसमें दिया हुआ है खेजरी, बबूल, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यूकेलिप्टस, अगर कभी नाम सुने हो इनके सबके। तो देखिए, इसमें जो है मरुस्थल के राजा किसको कहते हैं? खेजरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खेजरी को कहते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ने इसे वरीयता दी है।
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है ढाक अथवा पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए जंगल की आग किसे कहते हैं तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी ढाक तथा पलाश या ढाक या पलाश के वृक्षों को। अगला है कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। तो ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो कर्नाटक में अवस्थित नहीं है तो वो है डुडुमा जलप्रपात। कौन सा है? डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात कहाँ है तो डुडुमा जलप्रपात ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में, ना कि कर्नाटक में। ठीक है, उड़ीसा के मचकुंड नदी में है। ठीक है, अब जोग जोग जो है शिव समुद्रम तथा गोकांक कर्नाटक में स्थित जलप्रपात है, जबकि डुडुमा जलप्रपात ओडिशा में अवस्थित है। ठीक है, जोग शरावती नदी कर्नाटक में है, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में है, डुडुमा मचकुंड नदी ओडिशा में है और गोकाक जो है घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी कथन और कारण है। कथन कहता है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। सही है, कथन हमारा सही है। भारत एक जो है मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, जानते ही हैं। फिर अगला है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। बिल्कुल गलत, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित नहीं है। इसके मुख्य भूमि का विस्तार 804 डिग्री से 3706 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तेल शोधन कारखाना है दिया है और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है। ठीक, नुमालीगढ़ जो है वो असम में है, जानते हैं, सही है, सुमेलित है। नुमालीगढ़ असम में है। बैरानी बिहार में, बरौनी बिहार में है, जानते ही हैं। फिर नागापट्टनम तमिलनाडु में है, ये भी जानते हैं। लेकिन नून माटी गुजरात में नहीं है। नून माटी कहाँ है? असम में। असम में, ठीक है, कहाँ है? असम में। ये सारे क्या हैं? ये हैं सारे तेल शोधन कारखाना। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी डी हमारा सुमेलित नहीं है। नून माटी कहाँ है? असम में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला है परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है। परमाणु ऊर्जा का जहां उत्पादन होता है वहां जो है भारी जल संयंत्र की स्थापना होती है, लेकिन कहां पर स्थापित नहीं है तो वो स्थापित नहीं है। कहाँ पे? तो स्थापित नहीं है कायगा में। कायगा में भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र जो है कायगा में नहीं है। कायगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये परमाणु विद्युत संयंत्र है, ना कि जल विद्युत संयंत्र। परमाणु विद्युत, ठीक है, कहेगा जो है परमाणु विद्युत है। तो ध्यान से इन सब प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं बता देता हूँ परमाणु विद्युत संयंत्र कौन कौन है। तो कहाँ पे है? जो जल वाले हैं, ठीक है। तो जल वाले कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं? तो जल वाले हैं हजारी गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, कोटा राजस्थान में, तालचेर उड़ीसा में, थाल महाराष्ट्र में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में और मानगुरु तेलंगाना में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 1980 में की गई थी, नई दिल्ली में।
कब? 1980 में दिल्ली में। किसकी स्थापना? तो वो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना पर्यावरणीय शिक्षा के मुद्दों को लेकर की गई, जिसमें लोगों को जागरूक कर पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया गया। ठीक, इस संस्थान द्वारा 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन तथा 1975 के बेलग्रेड सम्मेलन की कार्यशाला पर फोकस किया गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। ठीक, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असुमेलित युगों का चयन कीजिए। मतलब जो सुमेलित नहीं है, तो असुमेलित युग में इसमें कौन सा हो सकता है? तो इसमें है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, बिल्कुल। विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है 11 जुलाई को, बिल्कुल। लेकिन विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च को ना होके बल्कि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को होती है। ठीक है, कब होती है? 21 मार्च को, हमेशा याद रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक पूछा है जो नहीं है, तो इसमें जो है अजैविक घटक नहीं है उत्पादक। उत्पादक जो है अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटकों में वायु, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, उच्चावच जिसे स्थलाकृत कहते हैं इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, ये सभी निर्जीव घटक हैं जो जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। प्रकाश, मृदा व कार्बोहाइड्रेट अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटकों को शामिल किया जाता है। ये सभी घटक ऊर्जा एवं भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सही मिलान वाला है, सूची को मिलाना है। सूची एक तरफ दी गई है परियोजनाएं, दूसरी तरफ है प्रारंभ होने का वर्ष। ठीक है, तो हमारी कौन सी परियोजना कब शुरू हुई? तो हाथी परियोजना हमारी शुरू हुई 1992 में। ठीक है, कब हुई? 1992 में। फिर लाल पांडा परियोजना शुरू हुई 1996 में। कब हुई? 1996 में। फिर बाघ परियोजना 1973 में, और फिर हंगुल परियोजना 1970 में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? अगर कोई जलीय जीव है, उसकी सेहत अच्छी है या बुरी, तो किसकी सहायता ली जाती है? तो वो सहायता ली जाती है घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की गणना की जाती है। जल प्रदूषण के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। जानते ही हैं, याद रहे कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कि सामान्य ताप पर जल के 1 लीटर भाग को 5 दिनों में सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक है। जैविक ऑक्सीजन मांग यानी जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बीओडी कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहलाता है। तो ऊर्जा स्थानांतरण का नियम जानते ही हैं, किसे कहते हैं? तो ऊर्जा स्थानांतरण के नियम को कहते हैं ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यानी पर्यावरणीय जो तंत्र है, पर्यावरणीय तंत्र में हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता रहता है। ठीक है, ऊर्जा का यह स्थानांतरण एक दिवसीय होता है। ठीक, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान उसमें कमी आती है।
ठीक है। इसे ही ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का जो है नियम कहा जाता है, क्योंकि यह कमी लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार होती है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा फैसला लिया गया था? तो वो फैसला लिया गया था कि विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय परत संरक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है, जो ओजोन परत को क्षीण करने के लिए जिम्मेदार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि सभी विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह है। तो WWF का हमारा प्रतीक चिन्ह होता है सफेद पांडा। ठीक है, विश्व वन्य जीव का प्रतीक चिन्ह है इस समय ऑफिशियल सफेद पांडा है। कौन सा है? सफेद पांडा। विश्व वन्य जीव कोष WWF गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है WWF का स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तथा इसका प्रतीक चिन्ह सफेद पांडा है। विश्व वन्य जीव कोष WWF का नामकरण वर्ष 1986 में हुआ था। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? सफेद पांडा हो गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। यह स्थिति के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है इसमें गौपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ठीक है, अब थोड़ा जान लीजिए। गिद्ध एक प्रकार का प्राकृतिक सफाई कर्मी पक्षी प्रजाति है जो मृत पशुओं के मांस का भक्षण करता है। ठीक है, भारत में 1990 के दशक में इसकी संख्या में तीव्र गिरावट आई है। गिद्धों की संख्या में इस तीव्र कमी का प्रमुख कारण जो है क्या है? रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त की जाने वाली डिक्लोफेनाक नामक दवा है, जो पशुओं के दर्द निवारक यानी दर्द में निवारण करती है, सहायता करती है। ठीक है, गिद्धों द्वारा पशुओं के मांस का सेवन करने से डिक्लोफेनाक दवा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि गिद्धों की किडनी के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में गिद्धों की संख्या में काफी कमी देखी गई है। भारत में वर्ष 2006 से डाइक्लोफेनाक नाम के दवा को प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। आज हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक सही विकल्प है। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, आज जान लीजिए कौन कौन सा, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक कौन से होते हैं? तो वे प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे निष्कासित होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, DDT आदि। ठीक, द्वितीयक प्रदूषक कौन से होते हैं? तो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO4, उसके अलावा NHO3, उसके अलावा अमोनिया, ओजोन,
स्मोक आदि। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा ए सही है। कौन सा? ऑप्शन ए, प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ सारे वीडियो हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।